एक बार यहाँ आया हूँ, और वो दूसरे रूप में आया था, कुछ किताबें देखनी थी, कुछ पाली जी से मिलना था। तो आज जो है मैं एक खास मकसद के साथ आया हूँ। अब मेरे बारे में आपने काफ़ी बता दिया है। मेरा गांव तारापुर है, फिलौर के पास में है, रूपोवा का ये जो है। तो एजुकेशन वही ज़्यादातर बिलका में हुई, हाई स्कूल में हुई, यहाँ से बीएससी की। उसके बाद 1 साल मैं साइंस टीचर रहा, और उसके बाद मैं फिर पंजाब से बाहर चला गया। 2-2.5 साल के करीब एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर, नेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का बचत का महकमा होता है, उसमें मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहा, फरीदाबाद में। और वहाँ से फिर मैं असिस्टेंट ग्रेड कंपटीशन होता है, आप जानते हैं, उसको क्वालिफाई किया। 60 दिसंबर 68 में मैं दिल्ली आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और वहाँ से आके फिर तैयारी शुरू की। दिल्ली में जाके ही आपको पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। तो वहाँ मैंने तैयारी शुरू की, और 69 का जो IAS का एग्ज़ाम था उसमें क्वालिफाई किया। उसमें थोड़ा इंटरव्यू में मार्क्स कम रहे। उसका कारण ये था कि जो स्पोकन इंग्लिश थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। लिखन तो बहुत अच्छी थी, पर हम लोग को स्पोकन इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं हैं। जबकि मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी इंग्लिश में होती थी, पर अंग्रेजी बोलते नहीं थे। कॉलेज में होता था, अगर कोई लड़का अंग्रेजी बोलता कहते अंग्रेज का बेटा आ गया, अंग्रेज का बच्चा आ गया, तो इसलिए शर्म के बारे हम लोग बोलते नहीं थे अंग्रेजी को भी। खैर, उसमें वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया। उसके आधार पर मैं कस्टम्स में सिलेक्ट हो गया, कस्टम अप्रेजर बम्बई चला गया। 1.25 साल के करीब वहाँ रहा। वहाँ से जाके फिर इसमें ये जो सर्विस थी उसमें क्वालिफाई किया, सेंट्रल सर्विसेज क्लास 1 और IPS। एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि मैं पुलिस को ना इसमें आने से पहले पसंद करता था, और ना आज इसको छोड़ने के बाद पसंद करता। मेरी बचपन की कुछ जो यादें हैं पुलिस की, पंजाब पुलिस की खास तौर से, उनने जो कड़वाहट मेरे मन में पैदा की है वो आज तक नहीं दिख लिया। फिर खैर आखिर ये था कि पढ़ने लिखने में अच्छे थे। मैं हाई स्कूल में था तो मैंने अपना स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा था, मेरिट स्कॉलरशिप थी, फिर रामगढ़ी कॉलेज में रहे। 8th में मैं पंजाब के रूरल स्कूलों में मैं फर्स्ट था, जो 8वीं का होता था। उसी आधार पे एक के बाद एक तरक्की करते गए, मतलब एक कंपटीशन दिया, दूसरा दिया, सब में सिलेक्ट होते गए। तो जब ये मौका आया कि अब मैं सेंट्रल सर्विस में जाऊं या IPS में जाऊं, IPS को मैं हमेशा सबसे नीचे रखता था, क्योंकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। फिर अब मेरे सामने फिर वो उन दिनों में पूछा जाता था, जब फॉर्म भरते थे तब लिखा जाता प्रेफरेंस बताइए, और जब सिलेक्शन होता था तब आप बताइए अब किस में जाना चाहते हैं। तो मेरे सामने वो एक दुविधा खड़ी हुई कि मैं कौन सी सर्विस में जाऊं। कस्टम्स में मैं था, वहाँ क्या होता है वो मैं सब जानता था। तो फिर आखिरकार केवल एक बात पर मैंने IPS को चुना। वो बात ये थी कि अगर किसी गरीब आदमी का भला करना है तो वो पुलिस है, और पुलिस का डंडा जो है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर सही चल गया तो इंसाफ है, गलत चला तो नाइंसाफ है। तो मैंने कहा कि मुझे दूसरी क्लास 1 सर्विस में जाऊँ, पैसा कमा लो, वो सब रहेगा, बड़े बड़े सेठों से इनकम टैक्स में जाइए, सेठ मिलेंगे, दूसरे कारखानेदार मिलेंगे, पर गरीब आदमी आपसे नहीं मिलेगा। तो मैंने इस बात को सामने रखे कि अगर मुझे कोई इंसाफ करना है तो मुझे पुलिस में जाना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट पे जाके मैंने IPS को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, आई गॉट इट। और यूपी कैडर मुझे अलॉट हुआ, और यूपी में लगभग 32 साल मैंने IPS में काम किया। वहाँ जाते ही जो एक चीज़ मैंने पकड़ी, वो ये पकड़ी कि नौकरी तो करनी है, नौकरी के साथ साथ अपना सोशल कॉन्टैक्ट बनाना है, सोशल वर्क करना है, सोशल सर्विस करनी है। तो सहारनपुर में मैं अंडर ट्रेनिंग ASP पोस्टर था। वहाँ पर पहली बार मैं मेडिकल जर्नी में, मैं डिस्ट्रिक्ट जज और ADM थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम लोग मेडिकल जर्नी में गए, और वहाँ से मेरा फिर एक्सपोजर हुआ, शुरुआत हुई। और उसके बाद तो फिर जैसा मेरा एक लक्ष्य था, उद्देश्य था कि मुझे अपने सरकारी काम में मैक्सिमम इंसाफ करना है, बेइंसाफी को रोकना है, और उसके साथ साथ समाज को कुछ बताने का भी काम करना है, गाइड करने का काम करना है। तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता था। उसके साथ मैं गांव में जाता था। सहारनपुर में मैं क्या करता था, जब गांव में जाता था कि मैं कहता था कि ये बताओ यहाँ किस दलित का पक्का मकान है,
उनको बुला लेता था, उनको मैं पूछता कि तुम्हारे पास बंदूक का लाइसेंस है कि नहीं है, नहीं है तो देता ही कोई नहीं है। मैं उसको कहता था चलो कचहरी आना और फार्म भरना, मुझे बताना, तो लाइसेंस तुम्हारा मैं लाइसेंस बनवाऊंगा, 1 नाली 2 नाली जो लेनी हो ले लीजिए। क्योंकि मेरे मन में ये था कि आपके पास अगर बंदूक होगी, कभी डरते डरते घोड़ा तो दब ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, आगे वाला डर तो जाएगा, भैया बंदूक है इसके पास। तो मैंने इस तरह से अपने उस इलाके में सहारनपुर में काफ़ी लोगों को बंदूक के लाइसेंस दिलवाए। हमने कहा कि आपके पास भी कुछ होना चाहिए, चलाओ ना चलाओ वो अलग बात है। तो और बाकी चीज़ें, पुलिस के पास तो बहुत कुछ आता है, अत्याचार के मामले आते हैं, जाटों की, ठाकरों की, उनकी ज्यादतियाँ आती हैं, तो उनमें मैंने बिल्कुल ठोक के काम किया, सीधी बात है, जो दिल के अरमान थे वो सब ठीक किए और इंसाफ दिलवाया। खैर करते रहे अपना। फिर गोरखपुर में गया, गोरखपुर में 2.5 साल रहा और उसके बाद फिर आगे नैनीताल में रहा। नैनीताल के बाद एसपी लखीमपुर खीरी रहा। फिर उसके बाद में पीएससी होती है, सीआईडी होती है, ऐसे करते करते ट्रेनिंग कॉलेज में मैं गया, पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज होता है। तो इस दौरान मैंने एक ऐसा कर लिया था कि तब तक मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिए थे। उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना जो था, वहाँ के दलित जानते थे कि दारापुरी वहाँ पर है, तो चाहे किसी डिपार्टमेंट का काम हो, पुलिस का किसी शाखा का काम हो, तो निसंकोच मेरे पास आते रहते थे। एक बार मैं लखनऊ में था, तब मैं डीआईजी था, टेक्निकल सर्विसेज, कंप्यूटर देख रहा था। तो मेरा जो स्टेनो था वो कहने लगा कि सर आपसे पहले जो अधिकारी थे उनके पास तो वो मिलने ही नहीं आता था, तो आपके पास तो इतने आते हैं। मैंने कहा भी उनको किसी उम्मीद से आते हैं तो मैं उनकी मदद कर दूँगा, तो आपके पास तो दिन भर ही वो भीड़ लगी रहती है। मैंने कहा था मैं इनको सबको सरकारी चाय पिलाता हूँ जो है। और सुनिए, जब मैं सहारनपुर में था तो आप जानते हैं कि हमारे लोग पुलिस से कितना डरते हैं। जब मैं एएसपी था, एक सर्कल मेरे पास था, तो गांव से जो दलित आते थे वो बेचारे कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठते थे। जैसे मैं बैठा हूँ सामने कुर्सियाँ, मैं उनको डांट के बैठाता था, ये कुर्सियाँ तुम्हारे पैसे से बनी है, तुम्हारे बैठने के लिए बनी है, तुम बैठो। तो मतलब मकसद ये था कि जो चीज़ें नहीं हो रही थी, जो कि होनी चाहिए थी, तो उसको सब मैंने करने की कोशिश की। केसेस के अंदर बाकी जो मदद होती है, गांव के अंदर लड़कों को थोड़ा ट्रेन करना, उनको कहना आप लोग अपने जहाँ बैठकर जयंती मनाइए, बुद्ध जयंती मनाइए, उनमें जाना, उनका थोड़ा मोरल बूस्टिंग करना, ताकि एक उससे क्या होता था, एक तो जो वहाँ के पुलिस वाले अधिकारी होते थे वो डर जाते थे, भाई इनकी पहुँच वहाँ तक है, वहाँ अगर कुछ गड़बड़ शड़बड़ करेंगे तो वहाँ शिकायत हो जाएगी। और दूसरा, अपने लोगों का एक मोरल बूस्टिंग हो जाता था, उनको हौसला बढ़ जाता था कि अब हम भी, हमारे भी अधिकारी हैं और हम खड़े हो सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। तो ये काम मैंने मतलब सर्विस में रहते कहा। राजनीति में दिलचस्पी ज़रूरी है, वो करनी चाहिए, हर एक को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब सर्विस में थे तो हम खुले तौर पर राजनीति नहीं कर सकते थे, पर पॉलिटिकल पावर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके माध्यम से होता है, क्या नहीं होता है, ये हम लोग सब अंदर बाहर से जानते थे। उस रैंक पर पहुंच के आपको कच्ची पक्की नेताओं की सब चीज़ों सब पता चलता रहता है। तो वहाँ मैं क्या करता था, मेरे मन में एक बात थी कि बाबा साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको किसी तरह से पुनर्जीवित किया जाए, इसको दोबारा खड़े किया जाए। उसके लिए मैं इनडायरेक्टली आरपीआई के लोगों को प्रमोट करता था, चुनाव तक लड़ाता था, महाराष्ट्र से नेता को बुलाता था, और 96 का चुनाव हमने लड़ाया, पर हम पर्दे के पीछे थे। उसमें भगवान दास जी आए, ठावले आए, प्रकाश अम्बेडकर आए, ये सब आए। तो ये था कि हमारा ये था कि जो सोशल साइड में लोगों को कहा कि आप लोग बाबा साहब की जयंती के माध्यम से एकता पैदा करिए, संगठन पैदा करिए, और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए लड़िए। जो प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं वो हम आपको देंगे। उतनी प्रोटेक्शन हम देते थे। राजनीति में भी पर्दे के पीछे सब कुछ करते थे ये जो है। और बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए गाँव-गाँव में अम्बेडकर जयंतियों में जाते थे। और उत्तर प्रदेश में बसपा को मतलब आगे बढ़ाने, पार्टी के तौर पे नहीं, अम्बेडकर आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम लोग पर्दे के पीछे ये सब करते रहते थे। बाहर वाले अधिकारी कहते थे ये सब बसपा वाले हैं, जबकि दुर्भाग्य से मैं बसपा वालों से कभी सहमत नहीं हो सका। काशीराम से मैं कभी सहमत नहीं हो सका, उससे हमेशा मेरे मतभेद रहे, क्योंकि हमारा सोच का लेवल दूसरा था।
वो पॉलिटिशियन थे, उनका तौर तरीका सोच दूसरी थी। हमने कहा हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करिए। तो रहते जो ठीक अपना किया, आखिर में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद फिर मैं फुल फ्लेश्ड मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हो गया। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे दलित राइट्स के लिए काम करना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, बाकी ये सब जो जनता के मुद्दे हैं इन पर मैं कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर, संगठनों के साथ मिलकर काम करता था। और इधर जो अम्बेडकर मूवमेंट है उसके लिए काम करता था। बौद्ध धर्म के लिए हम लोग जाते थे, जयंती मनाते थे, वो सारा करते थे। तो ये रिटायरमेंट के बाद जब मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गया तो शुरू में फिर मैंने आरपीआई को दोबारा जिंदा खड़ा करने की कोशिश की। मेरे मन में बड़ी एक लगन थी कि और जगह नहीं तो कम से कम हम उत्तर प्रदेश में जहाँ का ग्लोरियस हिस्ट्री है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, पंजाब के बारे में मैं जानता हूँ, यहाँ कितने एमएलए थे। राजेंद्र सिंह स्पैरो जो है वो आरपीआई के यहाँ से एमएलए थे, वो सारी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, आरपीआई का क्या इतिहास था। तो उसकी मैं कोशिश करता रहा। गवई साहब के साथ मिलकर थोड़ा काम किया, फिर ठावले आ गए, उनके साथ मैंने काम किया। और इस बीच में मैंने पाया कि ये आरपीआई जो है इतने टुकड़ों में बढ़ चुकी है कि अब इन टुकड़ों को जोड़ना संभव नहीं है। वो ये सब देखने के बाद फिर मैंने आरपीआई को छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे लोगों के साथ मतलब जो है जुड़ा, और हम लोगों ने पहले एक जन संघर्ष मोर्चा बनाया, वीपी सिंह वगैरह जो थे उनके साथ मैंने काम किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट रेडिकल 2013 में हमने कराई। हमारी पार्टी जो है, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, दलितों की समस्याओं की बात करते हैं, आदिवासियों की करते हैं, किसानों की करते हैं, मजदूरों की करते हैं, और जो बाकी मुद्दे हैं, शिक्षा है, हेल्थ सर्विसेज है, इनकी बात हम लोग करते हैं। उसको लेके हम राजनीति करते हैं, उसके आधार पर हम वोट मांगते हैं। तो 2013 में हमने पार्टी रजिस्टर कराई, और उसके बाद 2014 में मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, 2019 में लड़ा। ये इलेक्शन जो है मैं उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न सेक्टर, पूर्वांचल उसको कहते हैं, जहां पर आदिवासी मेजॉरिटी है, आदिवासी दलित जो है, जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां आदिवासी और दलित जो है 40% है। उसके बाद फिर दूसरे लोग हैं, वो पहाड़ी एरिया है, ड्राई एरिया है, मध्य प्रदेश, बिहार, वो छत्तीसगढ़, वो जो बेल्ट है जिसको नक्सल बेल्ट कहा जाता है, वो हमारा कार्य क्षेत्र है। और हमारी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे वो लगभग सारे के सारे एक्स नक्सलाइट्स थे। सीधी बात ये है, वो दूसरे ढंग से लड़ाई लड़ते थे। हमने तय किया अब हम दूसरे ढंग से लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उनका लड़ने का तरीका दूसरा था। चुनाव लड़े, मेहनत की, और आप जानते हैं कि आजकल चुनाव जीतने के तो तौर तरीके दूसरे हैं। काम से चुनाव बहुत कम जीता जाता है, दूसरे हथकंडे हैं, जाति का बात है, संप्रदाय की बात है, और क्षेत्रवाद है, ये बाहरी है, ये अंदरूनी है, तो ये उस पर नहीं हुआ। उसके बाद 2019 का ये चुनाव लड़े, उसमें खैर मुझे 12,000 के करीब वोट मिले। उस क्षेत्र में सबसे बड़ा काम जो है हमारी पार्टी का काम है। हम वहाँ आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी ज़मीन की हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। आप लोग शायद जानते होंगे कि 2006 में एक कानून बना था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वनाधिकार कानून, वो पूरे इंडिया में लागू है। वो कानून ये कहता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, आदिवासी, दलित और वनवासी, मतलब नॉन दलित नॉन आदिवासी, उनके अधिकार में जो ज़मीन है, कब्जे में जो ज़मीन है, उसका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन में ओके है तो वो ज़मीन का मालिकाना हक उनको दे दिया जाएगा। ये अधिकार के तौर पे है, ये पट्टे नहीं है जैसे होता है कि नजूल का पट्टा कर दो या शामलट का पट्टा कर दो, ऐसा नहीं है। उस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और गांव-गांव में जाके हम लोगों ने उनकी फाइलें तैयार करवाई, उनकी केस तैयार करवाए, केस तैयार करवा के उनको सबमिट किया। 2008 में ये कानून लागू हुआ था। उस समय मायावती की सरकार थी, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो मायावती की सरकार में हुआ वो किसी सरकार में नहीं हुआ था। हमने जितने लगभग 1.25 लाख के करीब फाइलें बना के सबमिट की, उनमें से 80% मामले जो थे वो रद्द कर दिए गए। हम लोग हल्ला करते रह गए, ये गलत हो रहा, गलत हो रहा, कुछ नहीं सुना गया।
फिर मायावती सरकार के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में गए। हमने कहा कि हमारा रिजेक्शन गलत हुआ है, मौके का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, हमें अपील का अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, हमें सुना नहीं गया और दफ्तर में बैठे बैठे सब कुछ हो गया। और मायावती की सरकार 2012 तक रही, बहुत पावरफुल सरकार थी, वो कहाँ सुनती, उन्होंने नहीं सुना। हम हाई कोर्ट गए, रिट की, वहाँ से हम लोग जीते, ये आदेश करवाया कि सारे मामलों का रिवीजन करो, सबको दोबारा देखो और जिसका हक बनता है दो। तब तक मायावती की सरकार चली गई, सपा की सरकार आ गई, 5 साल वो रही, उन्होंने किसी को 1 इंच जमीन नहीं दी। फिर 2017 में ये भाजपा की सरकार आ गई, उन्होंने तो पहले घोषणा कर दी थी कि जितने अवैध कब्जे हैं जमीन के हम सारे खाली कराएंगे। उसमें था कि अगर नजगुल की जमीन पे किसी का कब्जा है उसको हटाएंगे और जिनके फॉरेस्ट राइट एक्ट के दावे रद्द हो चुके हैं उन सबको बेदखल किया जाएगा। ये उन्होंने कहा था कि हम बेदखल करेंगे। सरकार बन गई, आते ही उन्होंने सब डेमोलिशन शुरू कर दिया, बेदखली शुरू कर दी, हाहाकार मच गई, लोगों के घर तोड़ दिए, खेत तोड़ दिए, सारा कुछ किया। फिर उसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में गए। हमने कहा हमने पहले आदेश करवाया था कि इसका रीवेरिफिकेशन हो, नहीं किया गया, हमें बेदखल किया जा रहा, आप रोक लगाइए। हाई कोर्ट ने रोक लगाई और 3 महीने का टाइम दिया ये भाजपा सरकार को कि 3 महीने में आप सारे केसेस को दोबारा सुनिए, जिसका बनता है उसको जमीन दीजिए। पर वो सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी बीच में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, वहां पर एक PIL दायर की थी किसी ने कि जंगल की बहुत सारी जमीन पर अवैध कब्जा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के दावे रद्द हो चुके हैं, उसके बावजूद भी स्टेट्स ने उस जमीन को खाली नहीं करवाया और जो कि वन विभाग को देनी चाहिए। वो ये वहां पर जो एक तरफा आदेश हो गया, वो मिश्रा चीफ जस्टिस थे, मोदी सरकार ने कोई पैरवी नहीं की, कोई वकील गया ही नहीं आदिवासियों की तरफ से। तो एक तरफा आदेश हो गया कि 24 जुलाई 2019 तक आप सारे मामलों की जमीन खाली करा के हमें कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। अब उसका इम्पैक्ट ये था कि पूरे इंडिया में 20 लाख परिवार उससे प्रभावित हो रहे थे। उसके खिलाफ फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर हमने सुप्रीम कोर्ट के बेदखली के आदेश को स्टे करवाया और ऑर्डर करवाया कि सारे दावे जो रिजेक्ट हो गया, नहीं हो गया, सबको दोबारा करो। वो कार्रवाई चल रही है, पर वो कार्रवाई अभी भी बहुत धीमी है। उत्तर प्रदेश में हम लगभग 10% लोगों को जमीन दिला पाए हैं, बाकी की लड़ाई हम लोगों की चल रही है।